अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त स्केलर एंड वेक्टर्स की प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसा कि लास्ट के लेक्चर में हमने कहा था कि आने वाली वीडियो में हम लॉ ऑफ साइन और कोसाइन की डेरिवेशंस को करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ साइन और कोसाइन की डेरिवेशंस को करेंगे। जैसा कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हेड टू टेल रूल और उसके बाद फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस किया था, तो उसमें हमें रिजल्टेंट मिल रहा था, लेकिन रिजल्टेंट के साथ साथ हमें पता है कि वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड का होना भी ज़रूरी होता है और मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सेंस में आज हम लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन की डेरिवेशन को करेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन को देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन की डेरिवेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं और कैसे हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करके मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं और हमें पता है कि अगर वेक्टर्स की दो साइड कुछ इस तरीके से गिवन हो कि हम फ्री वेक्टर की एप्लीकेशंस को यूज़ करके वहाँ पर एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकें, तो हम फ्री वेक्टर्स को यूज़ करते हैं और पैरेललोग्राम बनाकर उसका जो डायगोनल होता है उसको हम रिजल्टेंट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें कि हमें दो साइड्स गिवन है, एक साइड ये एंड सेकंड साइड ये गिवन है हमें। तो हमने फ्री वेक्टर को यूज़ करते हुए ए को उसके पैरेलल यानी कि यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और बी को उसके पैरेलल यानी कि यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, तो ये यहाँ पर भी वेक्टर ए ही है और यहाँ पर भी शिफ्ट करने के बाद भी वेक्टर ए ही है। सिमिलरली ये यहाँ पर भी वेक्टर बी है और यहाँ पर भी है, हमारे पास वेक्टर बी ही है, लेकिन एक पैरेललोग्राम का हमें शेप मिल रहा है। तो इस वजह से जो डायगोनल है वो डायगोनल हमने इसका रिजल्टेंट ले लिया जो कि हमारे पास a प्लस बी आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पैरेललोग्राम पर ये जो बी वेक्टर है इस बी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट के लेक्चर में हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ साइन कोसाइन को ऑब्टेन करने के लिए हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मालूम होना या उसके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे। तो वेक्टर बी की रेजोल्यूशन के बाद ये इमेज कुछ इस तरीके की मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट मिल रहा है। अब इस पैरेललोग्राम में ये जो वेक्टर बी था, ये वाला जो वेक्टर बी है, इससे हमने रिजॉल्व कर दिया है। हमें पता है कि रेजोल्यूशन में हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक बी वाई यानी कि वाई एक्सिस पर और दूसरा हमें एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस के लिए हम कोस थीटा को यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस के लिए हम साइन थीटा को। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि बी वाई और यहाँ पर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि बी एक्स। क्लियर? क्योंकि हमने यहाँ पर रेजोल्यूशन बी वेक्टर बी की है। अब यहाँ पर देखें कि हमें यहाँ इस पॉइंट पर एक कंप्लीट राइट हैंड ट्रायंगल मिल रहा है। अब चूंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, तो समझने के लिए हमने इस पीस को थोड़ा सा अलग करके कुछ यूं लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये रिजल्टेंट वाली लाइन सेम, ये जो बी को हमने रिजॉल्व किया है वाई कंपोनेंट में वो अलग, और जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट अलग हुआ है वो बी एक्स अलग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट एक राइट हैंड ट्रायंगल मिल रहा है जिसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो हाइपोटेनियस पर अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस पर हमें क्या आ रहा है, a प्लस बी, ये जो डायगोनल था हमारे पास वो हाइपोटेनियस पर आ गया जिसे हम रिजल्टेंट कह रहे थे। परपेंडिकुलर पर हमारे पास बी वाई आ रहा है और बेस पर हमें दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि एक कंपोनेंट तो बी एक्स का मिल रहा है, दूसरा जो है वो हमें वेक्टर ए यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो इस तरीके से हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस मिल रहे हैं।
अब हमें पता है कि जब राइट हैंड ट्रायंगल आता है तो राइट हैंड ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि हाइपोटेन्यूज पर हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज पर हमें गिवन है आर, तो हमने आर का स्क्वायर ले लिया। बेस पर हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप ए प्लस बी एक्स, ए भी गिवन है और बी एक्स भी, तो इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हमें कंप्लीट बेस मिल रही है। तो यहाँ पर बेस की जगह पर हमने ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, और परपेंडिकुलर की जगह पर हमें पता है कि बी वाई है, तो परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर है तो बी वाई के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इस फार्मूले के अंदर खुलता है, तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर को उसके फार्मूले में, यानी कि जिस फार्मूले में ये खुलता है उसमें खोल दिया, और ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में खुलता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि ए यानी कि ए का स्क्वायर आ गया, 2 फार्मूले का, ए भी हमारे पास ए है तो ए ही रखा, और बी की जगह पर बी एक्स है तो हमने बी एक्स रख दिया है। ठीक है, फिर प्लस बी एक्स, बी का स्क्वायर है तो हमने देखा कि यहाँ पर बी की जगह पर बी एक्स है तो हमने बी एक्स का स्क्वायर कर दिया, और फिर प्लस में बी वाई स्क्वायर हमारे पास एज इट इज जो सेम है। अब हमने क्या किया है कि हमें पता है कि वेक्टर जो हमारे पास बी एक्स है, अब पीछे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने मालूम किया है कि वो हमें इस तरीके से मालूम होता है कि बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ पर बी एक्स था वहाँ पर हमने बी कॉस थीटा रख दिया, और इसी तरीके से बी वाई जो है वो हमें फिगर में भी दिखा कि बी वाई हमारे पास किसके बराबर होता है, बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमने डायरेक्ट जहाँ जहाँ पर बी एक्स था वहाँ पर बी कोस थीटा रख दिया, और जहाँ पर बी वाई था वहाँ पर हमने बी साइन थीटा रख दिया। अब यहाँ पर ये हो गया कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है हमारे पास कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी एक्स के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली बी वाई के ऊपर भी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखें कि इस टर्म के अंदर, इस पूरे टर्म के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है। आप कह रहे हैं कि सर बी स्क्वायर कॉमन है, तो हमने बी स्क्वायर को बाहर रख दिया, बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हमने एज इट इज रखा, बी स्क्वायर को कॉमन रख दिया, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी कि बी स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अगर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को कॉल करें तो ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जो कि किसके बराबर है हमारे पास, वो हमारे पास 1 के बराबर है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो अब इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है रिजल्टेंट का, ना कि जो है वो रिजल्टेंट का स्क्वायर मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। जब हम रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ भी हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हमें इस फार्मूले की नीड पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर हमारे पास सब्सट्रैक्शन आ जाता है तो ये आर हमारे पास कुछ इस तरीके का बचेगा कि आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। ये हमारे पास जब सब्सट्रैक्शन आएगी तो सब्सट्रैक्शन के लिए
ये चीज़ बचेगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। जब एडिशन होगी तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। अब रिजल्टेंट भी मालूम हो गया, मैग्नीट्यूड भी मालूम हो गया। अब अगर हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो डायरेक्शन कैसे मालूम होगी, और उस डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमें लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइन को किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे, लॉ ऑफ साइन को ड्राइव करने के लिए हम ऑब्लिक ट्राइंगल को यूज करेंगे। ऑब्लिक ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर का नहीं होता। क्लियर, ये सारे एंगल्स जो है वो 90 से लेजर के हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हमने ट्राइंगल के 3 साइड्स लिए, ए बी एंड सी। हमने कितने साइड लिए हैं, 3 साइड लिए, ए बी एंड सी। ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी को रख दिया हमने। क्लियर। अब ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, या आप यूं कह लें कि इस ए के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, इस बी के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो बीटा, इस सी के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो गैमा का बन रहा है हमारे पास। ठीक है। अब हमें इनको इस्तेमाल करते हुए, इनको पढ़ते हुए लॉ ऑफ साइन को ड्राइव करना है। मिसाल के तौर पर अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया है जिसके थ्रू मुझे 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल की जब हम बात करें तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। हमें पता है कि साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पर एंगल अल्फा का है, तो साइन अल्फा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर पर यहाँ पर देखेंगे, परपेंडिकुलर पर हमारे पास क्या है, एच, तो हमने एच रख दिया यहाँ पर। और बेस पर हमारे पास क्या है, बेस पर हमारे पास बी है, तो हमने बी को रख दिया यहाँ पर। अब बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, सॉरी बी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी साइन अल्फा इज इक्वल टू एच। इसको हम नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सिमिलर वे में साइन बीटा हमारे पास, अगर दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, यानी कि अब ये वाला पार्ट ले रहे हैं ट्रायंगल का, ठीक है, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा एच अपॉन ए, ठीक है ना, यहाँ पर एच था, क्लियर, और एच अपॉन ए हमारे पास आ जाएगा। तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ, सॉरी डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन आ जाएगा कि ए साइन बीटा इज इक्वल टू एच। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन जब करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे जब इनकी, तो कंपेयरिंग में क्या मिलेगा कि बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन बीटा, जिसको यहाँ पर अगर देंगे कि ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, और बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड करेगा। और उनको अगर हम फ्लिप कर दें तो कुछ इस तरीके से मिलेगी इक्वेशन के बी इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साइन अल्फा। सिमिलर वे में हमारे पास ये प्रूव आ जाएगा कि ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और इसी तरीके से अगर हम तीसरा ट्रायंगल ले लें तो उसमें फिर हमारे पास हो जाएगा कि सी इज इक्वल टू साइन गैमा। इस तरीके से हमारे पास प्रूव आ जाता है कि ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। और इस फार्मूले को हम यूज करते हैं इस फार्मूले को हम यूज करते हैं कि हम जो है वो डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर पाएँ, यानी कि डायरेक्शन मालूम कर पाएँ किसी भी वेक्टर की। तो ये हमारे पास यहाँ तक लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन की डेरिवेशंस आ जाती हैं। जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे और जब हम प्रॉब्लम्स में इनको यूज़ करेंगे तो मज़ीद बहुत ज़्यादा क्लियर आपको मैं वहाँ पर इन डेरिवेशंस को करवा दूँगा। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। उसके साथ साथ साइन लॉ ऑफ साइन को हम आगे चलकर, हमारा एक टॉपिक आने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से भी हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे या प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो
तो राय मेहरबानी मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए